करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है बेटा, ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। आ गए इसके पास, ठीक है। अब लाइसोसोम देखो इस बैक्टीरिया का क्या हाल करेगा, देखा मेरा कमाल। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक शानदार चैप्टर जो कि है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल। बेटा इस चैप्टर का हमने इसके पहले 2 लेक्चर कर लिया है, 2 सेशन इसका हमने कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन दोनों लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। 2 लेक्चर हमारा हो चुका है, आज बारी है तीसरे लेक्चर की। तो आज हम तीसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इसके पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा कि सेल क्या है ना, व्हाट इज द सेल। सेल का इंट्रोडक्शन देखा, सेल आया कहां से है हमने वो देखा। फिर उसके बाद बेटा इस सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी, डेड सेल की डिस्कवरी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था सेल थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम जब बात करते हैं आगे, तो आगे आता है हमारा साइज ऑफ दिस सेल, मतलब कि कौन से ऐसे सेल है जो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। एंड बेटा कौन से ऐसे सेल हैं जो इस यूनिवर्स में सबसे बड़े हैं या फिर लार्ज हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल वो हमने डिस्कस कर लिया। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें। उसके बाद बेटा उसी लेक्चर में हमने शेप एंड साइज ऑफ द सेल को भी डिस्कस किया था कि कौन से सेल का कैसा शेप होता है, कैसा शेप हो सकता है, वो चीजें हो गई। सेकेंड लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था उसमें एक बार सेल के शेप को मैंने फिर आपसे डिस्कस कर लिया था, फिर से एक बार बता दिया था। तो बेटा उस लेक्चर को आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि हमारा जो सेल है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो बेटा जब हम बात करते हैं सेल के कंपोनेंट की, तो एक सेल के बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, एंड बेटा 4th है हमारा सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो कल की क्लास में इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया था, सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस किया, और बेटा थर्ड हमने साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ा था। आज हमारा जो टर्न है वो है सेल ऑर्गेनेली का। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने सेल ऑर्गेनेली। व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेली। बेटा तो एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे इसके ऑर्गन्स हैं, और इन्हीं ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। ओके, तो बेटा आज हमें स्टार्ट करना है सेल ऑर्गेनेलीज कि एक सेल के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की। तो इन चीजों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेली। तो बेटा ऑर्गन ऑफ दिस सेल, जैसे कि हमारी एक बॉडी है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, उसके अलावा बेटा ये हमारे आर्म्स हैं। तो हमारी एक बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना। वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा एक सेल है, उस सेल के बहुत सारे ऑर्गन हैं, उस सेल के बेटा बहुत सारे ऑर्गन हैं। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्या है, ये हमारा एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। देयर आर सो मेनी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल। और बेटा यही सारे सेल ऑर्गेनेली मिलके क्या करते हैं, एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एक सेल के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी उसके सेलुलर एक्टिविटीज हैं, उन सबको कौन परफॉर्म करता है, हमारे सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करते हैं।
चलो, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है सेल ऑर्गेनेली। तो एन ऑर्गेनेली इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट विद इन अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा हर एक सेल ऑर्गेनेली के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, हर एक सेल ऑर्गेनेली के एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। और बेटा नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इनका मतलब कि उनके फंक्शन के एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। बेटा सेल के अंदर जब किसी नई चीज को बनाना होता है तो उसको, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है, जैसे कि हमें प्रोटीन बनाना है, जैसे हमें फूड फॉर्मेशन करना है। तो बेटा ये सब किसकी वजह से हो पाता है, ये सब इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से होता है। बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। बात करते हैं बेटा एनर्जी की, तो एनर्जी बनाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बेटा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर मान लो सेल के अंदर कोई वेस्ट हो जाए, वेस्ट का मतलब ऐसे है कि कोई एक सेल है, उसके अंदर कोई बाहर से इंफेक्शन आ गया, कोई पैथोजन आ गया, तो उसको मारने का काम कौन करता है, उसको साफ करने का, उसको क्लियर करने का। या फिर मान लो हमारा एक सेल है, उस सेल के जो ऑर्गेनेली है वही कोई एक डेड हो जाए, तो बेटा उस ऑर्गेनेली को वहां से क्या करना पड़ेगा, वहां से रिमूव करना है, वहां से उसको हटाना है। तो वो काम कौन करता है, वो काम हमारे सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। ठीक है, चलो अब सेल is able to live and perform all its function because of these organelles। बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सेल के अंदर ये जो सारे फंक्शन परफॉर्म हो पा रहे हैं वो हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, all the cell have same organelle no matter what their function is or what organism they are found in। बेटा देखो, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल, जैसे कि एक मान लो एक ह्यूमन बॉडी का सेल है, या फिर कोई एक एनिमल जैसे कि एक लायन का सेल है, या फिर कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा का सेल है, पैरामीशियम का सेल है, एक बैक्टीरिया का सेल है, एक फंजाई का सेल है, एल्गी का सेल है। बेटा किसी का भी कोई भी सेल है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका फंक्शन एक होता है। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो अब बेटा राइबोसोम ये अपना काम, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हर जगह करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्रोटोजोआ, कोई भी प्रोटोजोआ हो, या फिर एक ह्यूमन बॉडी हो, या फिर कोई एक एनिमल हो। बेटा कोई भी सेल हो, हर एक सेल में राइबोसोम क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है। हर एक सेल में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। तो बेटा हर एक ऑर्गेनेल का एक फंक्शन जो है वो डिसाइडेड, भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना, माइटोकॉन्ड्रिया तू एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो बेटा इनके सारे सबके अलग अलग काम जो है वो हर एक सेल में सेम होंगे। अब बेटा इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेटा बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा लार्जेस्ट भी है। आपको पता है लार्जेस्ट भी है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल। चलो अब देखो, nucleus is the large spherical body generally lying in the center of the cell। बेटा हमारा जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है, स्फेरिकल है, मतलब राउंड शेप में होता है। एंड बेटा एक सेंटर के बीच में एकदम एक सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और बेटा ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। अब इसका क्या काम है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। कब किया था बेटा, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इनको हम लोग भूरे अंकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, भूरे अंकल। चलो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेल, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि बेटा कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। बेटा चलो नेक्स्ट देखते हैं।
It control all the cellular activity and also plays an important role in the cell division. देखो बेटा, एक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वैक्यूल हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, ईआर हो, कुछ भी हो, किसको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बेटा ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। ठीक है, कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। और बेटा जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, जब सेल में डिवीजन होता है, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेटा देखो, ये हमारे बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इसलिए हम कई बार न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेन ऑफ द सेल। एक सेल का बेटा क्या है? ये ब्रेन है। आई बात समझ में? एक सेल का क्या है? ये ब्रेन है। चलो देखो बेटा, यहां पर देखना, ये क्या है? ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है। ये क्या है? ये हमारा एक सेल है। ठीक है, और इस सेल के बीचों बीच में, इस सेल के एकदम बीच में क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये पूरा बेटा क्या है? न्यूक्लियस है। जो आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बेटा इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। बेटा सेल हमारे न्यूक्लियस के ऊपर, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, वहां पर बहुत सारे पोर्स बने हैं। बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने होते हैं बेटा? छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। सबसे पहले यहां पर देखो आप, न्यूक्लियस is a double membrane cell organelle। ये क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ओके। सेकेंड बेटा, इसके जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या लिखोगे बेटा? द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पोर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पोर्स बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक फ्लूइड होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड। एक क्या है बेटा? जेली लाइक फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देखो बेटा, ऐसा फ्लूइड, ऐसा जेली लाइक फ्लूइड जो सेल के अंदर है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड वो लिक्विड, वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब बेटा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो पोर्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब न्यूक्लियस के अंदर आता है तो न्यूक्लियर पोर से होते हुए आता है, और कोई सब्सटेंस जब न्यूक्लियस से बाहर जाता है तो न्यूक्लियर पोर से होते हुए जाता है। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर धागे नुमा संरचना होती है। कैसे होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन बोलते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन बोलते हैं। यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है, जब एक सेल में डिवीजन होता है, तो मैंने आपको बेटा पहले बताया कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब एक सेल में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर हैं, ये कंडेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बेटा कंडेंस्ड हो जाते हैं। और जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं तब ये बनाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बनाते हैं?
क्रोमोसोम्स, और उन्हीं क्रोमोसोम पर क्या होते हैं हमारे डीएनए। ठीक है, चलो तो ये था हमारा बेटा न्यूक्लियस के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ते हैं बेटा व्हाट इज द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होते हैं, चलो देखो क्रोमोसोम, व्हाट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपने पास हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, उनको इनहेरिट करता है वन जनरेशन से, एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से अदर जनरेशन में। ठीक है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो बेटा नेक्स्ट है chromosomes are visible as a rod shaped structure when this cell is about to divide। बेटा देखो वैसे हमारा क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में, अगर आप चाहो कि मैं यहाँ पर क्रोमोसोम देख लूं तो वो चीज बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पड़े होते हैं। जब सेल में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी बेटा सेल जो है हमारा जो क्रोमैटिन थे वो बेटा ऐसे कंडेंस्ड हो जाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बेटा वही क्रोमैटिन, वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब कंडेंस्ड हो जाता है तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर। अब देखो एक चीज यहाँ पर, जो हमारा ये वाला क्रोमोसोम है, ये जो आप क्रोमोसोम देख पा रहे हो बेटा, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें यहाँ इसके ऊपर इस वाले पार्ट में हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर बेटा डबल हेलिक्स में एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर का नाम है डीएनए। क्या है बेटा, ये डीएनए है। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, DNA molecule transfer the hereditary information from one generation to the next। वो हमने देख लिया कि बेटा इसका काम क्या है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड एज जीन। बेटा देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा डीएनए है बहुत बड़ा होता है। अब इस डीएनए का पूरा डीएनए ऐसा नहीं है कि सबके सब सारे के सारा डीएनए क्या करेगा, जेनेटिक कैरेक्टर को ले जाएगा। नहीं बेटा, कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा डीएनए है, इसका कुछ ऐसे पार्ट है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाता है, ये वाला पार्ट नहीं लेके जाता, फिर ये वाला पार्ट उसको ट्रांसफर कर रहा है और आगे के पार्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेटा हमारे डीएनए का ऐसा पार्ट, हमारे डीएनए का ऐसा फ्रेगमेंट जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, मतलब ले जाता है, उसी पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये क्या है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज जीन। हमारे डीएनए का ऐसा पार्ट, ऐसा स्ट्रक्चर जो बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि इस डीएनए पे टोटल 20,000 क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 20,000 जीन होते हैं। चलो, जनरली वन जीन कंट्रोल वन और मोर सेल फंक्शन, बट समटाइम अ सिंगल फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ जीन। देखो बेटा, वैसे तो एक जो हमारा एक सिंगल जीन है वो एक ही कैरेक्टर्स, एक ही इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, एक इंफॉर्मेशन को ले जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक जीन का सेट होता है, मतलब कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को ले जाते हैं, कई सारे जीन आपस में मिलते हैं और एक कैरेक्टर को, एक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार मैं आपको बताती हूँ फटाफट, डीएनए क्या है बेटा, डीएनए क्या है, व्हाट इज द डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करता है, ट्रांसफर। अब बेटा अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि बेटा जो हमारा न्यूक्लियस है
वो क्या करता है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बाकी तो उसके बहुत सारे काम हैं, ऑल सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो डीएनए क्या है, ठीक है, इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, इट इज रिमूव द सेल अल्टीमेटली डाइज, इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मैंने बताया था बेटा कि जो भी एक सेल के जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जितने भी इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहे हैं सबको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इफ इट इज रिमूव द सेल अल्टीमेटली डाइज। बेटा देखो, अगर एक सेल में, अगर एक सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाए, अगर एक सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए तो बेटा वो सेल अल्टीमेटली डाई हो जाएगा, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो न्यूक्लियस क्या है बेटा, न्यूक्लियस एक सेल का लाइफ लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियस इज द लाइफ लाइन, है ना, लाइफ लाइन ऑफ द सेल। एक सेल का बेटा लाइफ लाइन है और इसीलिए ये हर एक सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज है कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन बेटा पाया सब में जाता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीजन, ये हमने देख लिया। इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए था। डीएनए क्या कर रहा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनहेरिट कर रहा था। तो बेटा अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन ट्रांसफर कर रहा है, न्यूक्लियस ही तो कर रहा है, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, न्यूक्लियस ही एक तरीके से जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर है उनको इनहेरिट करता है। नेक्स्ट बेटा हमारा एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है ईआर। ईआर बेटा, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा ईआर क्या है, ईआर हमारा न्यूक्लियस से ही अटैच होता है, न्यूक्लियस से ही क्या होता है, अटैच होता है। और बेटा ईआर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ईआर जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। अब ईआर का फंक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस से ही हमारे अटैच होता है, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी का जो आगे एक्सटेंशन होता है वो जाके ईआर का फॉर्मेशन करता है। बेटा एक ईआर हमारे सेल को एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कराता है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ईआर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रफ ईआर को हम शॉर्ट फॉर्म में आरईआर बोलते हैं। एंड बेटा सेकंड है स्मूथ ईआर जिसको हम एसईआर बोलते हैं। स्मूथ ईआर मतलब कि एसईआर, ठीक है। चलो, अब बेटा जो हमारा रफ ईआर है वो कैसा लगता है, इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब बेटा हम आरईआर को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका जो सरफेस होगा, इसका जो आउटर सरफेस होगा वो रफ, वो खुरदुरा मतलब खुरदरा सा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा उसके सरफेस पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसी राइबोसोम की वजह से, राइबोसोम के प्रेजेंट में ईआर क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो आप ब्लैक कलर के आप ग्रेन्यूल्स देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। जो आपको ब्लैक कलर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स है। बेटा राइबोसोम्स को मैं बता दूं, राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। एक सेल के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, वो कौन है, वो हमारा राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या है बेटा, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन। ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है,
ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Ribosome is also called as protein factory due to formation of protein due to synthesis of protein। ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। जहां पर कोई चीज बनती है उसको हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। ठीक है, चलो बेटा, तो ये हमारा क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं RER को, तो इसके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। तो राइबोसोम की प्रेजेंस में, राइबोसोम की वजह से RER क्या हो जाता है, रफ होता है। It has a particle called ribosome attached to it। इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। अब बात करते हैं बेटा स्मूथ ER का। तो इट इज विदाउट राइबोसोम। देखो बेटा, स्मूथ का मतलब क्या है कि वहां पे वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, चिकना है। तो क्यों चिकना है, क्योंकि वहां पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है ना। चलो, तो बेटा ये इट इज विदाउट राइबोसोम, राइबोसोम नहीं है। इट मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। बेटा देखो, यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। और इसलिए क्यों स्मूथ है, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा राइबोसोम है, वो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बेसिकली 2 फंक्शन है, क्योंकि 2 तरीके का है तो 2 इसके फंक्शन भी हैं। फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, एंड बेटा सेकंड है फैट फॉर्मेशन और लिपिड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ER। बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ER? ER का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। बेटा सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है चीजों का, सब्सटेंसेस का, ये कौन करता है? ये हमारा ER करता है। इट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स, है ना। अभी हमने डिस्कस किया कि क्या करता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, फैट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, protein and lipid synthesized by ER are used in the building of plasma membrane। याद है आपको कल की लेक्चर, कल का है ना, इसके पहले बेटा, इसके पहले जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बने हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं प्रोटीन और फैट के या फिर लिपिड्स के। बेटा एक चीज समझ लो, लिपिड्स एंड फैट दोनों एक ही चीज होते हैं, दोनों अलग नहीं, सेम है। ठीक है, तो बेटा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना हुआ है। अब वो प्रोटीन एंड लिपिड्स आया कहां से था? तो बेटा वो प्रोटीन और लिपिड्स यहीं से आ रहा है। कहां से? ER से। ठीक है, तो बेटा प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय ER आर यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेटा हमारे CBSE का, हमारे NCERT में हमारे बुक में दे रखा है, और बेटा CBSE का बहुत फेवरेट, बहुत मनपसंद क्वेश्चन है ये कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, क्या है बेटा आपका होमवर्क है, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो ER ने क्या किया, जो प्रोटीन और लिपिड्स बनाए हैं, वही प्रोटीन और लिपिड्स आगे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। अरे मैम ने तो आंसर बता दिया, है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगी। बेटा बच नहीं पाओगे तुम लोग, क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी आपसे। बेटा और भी हम देखते हैं इसके और फंक्शन क्या है। तो ER के और भी 1-2 फंक्शन है। सबसे पहले सम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। देखो बेटा जो ER के पास प्रोटीन और लिपिड्स बने हुए थे वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स
यूज में आते हैं, काम में उनको लिया जाता है। सेकेंड है बेटा इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। बेटा राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया था उसको ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कि भाई अगर मान लो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल को, फॉर एग्जांपल जैसे कि राइबोसोम को, जैसे कि मान लो लाइसोसोम को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो कौन देगा, हमारा ईआर बोलेगा भाई तू रख ले मेरा प्रोटीन, तू रख ले, मैं खुद से बना लूंगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद बेटा मान लो वैक्यूल को चाहिए, है ना, अगर वैक्यूल को चाहिए तो वैक्यूल को भी कौन देगा, ईआर देगा। तो बेटा ऐसे ही इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। एसईआर ऑफ सर्टेन सेल्स ऑफ लीवर play a crucial role in the detoxifying many poison and drugs which enter our body through food and air। देखो सुनो बेटा, हमारे लीवर के जो सेल हैं उन सेल के पास जो ईआर है वो ईआर में भी क्या है, स्मूथ ईआर। कई बार वो क्या काम करते हैं, अगर हमारे सेल के, हमारे लीवर के अंदर कोई पॉइजन, कोई कुछ भी मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हमने अपने खाने के साथ अपनी बॉडी में ले गए हैं, खाने के साथ हमने खा लिया है, उसको मारने का, उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम कौन करता है, हमारा स्मूथ ईआर करता है। तो बेटा अब हम बात करेंगे गोल्गी ऑपरेटस की, ठीक है, इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। तो बेटा इसका काम क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गोल्गी ऑपरेटस की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। तो गोल्गी ऑपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था बेटा, कैमिलो गोल्गी। बताओ, अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया है ना, इसका नामकरण उन्होंने अपने नाम से कर दिया, कोई एफर्ट लगाना ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। अच्छा नीचे लिखा हुआ है, ओ ठीक है, क्या है बेटा, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने क्या किया, इसकी डिस्कवरी की। इट कंप्राइजेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। देखो बेटा सुनो, जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे गोल्गी ऑपरेटस हैं, ये बहुत सारे मेम्ब्रेन के ऐसे ऐसे फोल्डेबल स्ट्रक्चर हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन के जो फोल्डेबल स्ट्रक्चर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं गोल्गी ऑपरेटस। इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटस? इट इज कंसीडर्ड एज द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। इसका काम क्या है, तो बेटा ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हमारे सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंसेस को पैक करता है और आगे उसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एज द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। बेटा देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि केमिकल फैक्ट्री है। ये क्या करता है, ये चीजों को पैक करता है और फिर आगे फॉरवर्ड करता है। क्या करता है, पैक करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। In some cases is also convert simple sugar into complex sugar। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि जब भी आप 9th में अगर मान लो कि सेल चैप्टर से कुछ भी एमसीक्यू बना, कोई भी क्वेश्चन बना, तो बेटा ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो हमारे सेल का ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो बेटा सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे कि हमारे स्टार्च हो गए, माल्टोज हो गए, ये सब क्या है, ग्लूकोज से तो कॉम्प्लेक्स ही है। तो बेटा सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है कौन, कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome। बेटा ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, एकदम बहुत स्टार लगा दो। तो बेटा गोल्गी ऑपरेटस क्या है, गोल्गी ऑपरेटस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है और इसके अलावा ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी हेल्प करता है। चलो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम बड़ा डेंजरस, बहुत खतरनाक सेल ऑर्गेनेल है। हाँ और क्या भाई, बहुत ज्यादा, ये अपने आप को ही खत्म कर जाता है, मतलब बहुत गुस्से वाला है ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, तो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, तो बेटा लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी डी
दुबे बेटा, नॉट दुबे, दुबे दुबे, ठीक है, नहीं तो सोचो दुबे अंकल थे, नहीं दुबे अंकल नहीं थे। चलो डी दुबे, दे आर सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो बेटा, जो हमारा लाइसोसोम है, पहली बात तो एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। और बेटा ये एंजाइम किससे बने होते हैं, ये एंजाइम बने होते हैं RER से, मतलब कि आपको याद है जब हमने अभी डिस्कस किया था कि बेटा जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं वो कई बार एंजाइम एंड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। तो वही चीज तो यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, ये जो हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है बेटा, जो हमारे हाइड्रोलिटिक, हम इनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों क्या है बेटा, सेम है। चलो, ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी गोइंग ऑन इन दिस सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। देखो बेटा एक चीज समझ लो, जैसे कि हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, इतने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो जब इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो बनता है ना, हमारे बॉडी से वेस्ट बनता है, तभी तो उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो वैसे ही जब एक सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेस्ट बनेगा ना। अब उस वेस्ट को सेल से बाहर कौन निकालेगा, तो बेटा उस वेस्ट को सेल से बाहर निकालने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। द पावरफुल एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज वेस्ट। देखो जैसे कि ये बहुत सारे हमारे सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट बन गए, बहुत सारे क्या बन गए, वेस्ट बन गए। अब इन वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर जाता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम। देखो बेटा एक्चुअली इन एंजाइम का काम है डाइजेशन का। तो ये क्या करते हैं, एक सेल के अंदर जितना वेस्ट बन रहा होता है उसको ये डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट, प्लांट सेल हैव वेरी फ्यू लाइसोसोम। देखो बेटा जो प्लांट सेल है वहां पर बहुत कम लाइसोसोम पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज जनरली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे वेस्ट इज स्टोर्ड। देखो बेटा जो प्लांट सेल है उनमें वेस्ट जो है वो स्टोर होते हैं, बट हमारे सेल में या फिर एक एनिमल सेल में वेस्ट को स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे सेल में क्या है, वेस्ट बनता है, उसको डाइजेस्ट करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइसोसोम है, बट प्लांट सेल में क्या है, बहुत कम, मतलब फ्यू लाइसोसोम्स होते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। देखो ये फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, एंड इट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ दिस सेल, इट प्रोटेक्ट दी सेल। ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट दी सेल बाय डिस्ट्रॉइंग एनी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, है ना। देखो कितना डेंजरस, कितना खतरनाक बैक्टीरिया है, देखो, है ना, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट इन्वेड द सेल। बेटा ऐसे वायरस एंड बैक्टीरिया जो हमारे सेल को हार्म कॉज कर सकते हैं उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। भाई चल मुझे तुझे खा के खत्म करता हूँ, ठीक है। ये अब देखो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। चलो देखो कितना बढ़िया से, देखो बैक्टीरिया आया, कहाँ आया, बैक्टीरिया आया, ओ आ गया बैक्टीरिया, ठीक है। अब लाइसोसोम इसके पास आया, बोले रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ। लाइसोसोम आ गए इसके पास, ठीक है। अब लाइसोसोम देखो इस बैक्टीरिया का क्या हाल करेगा, देखो, देखा, खत्म, टाटा बाय बाय, बैक्टीरिया खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम ने क्या किया उसको, बेटा उसको लाइसोसोम ने खत्म कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर लाइसोसोम जो है वो किसी फॉरेन पार्टिकल लाइक कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, खत्म कर जाता है। और इसके अलावा क्या काम है एक लाइसोसोम का, तो बेटा दे रिमूव worn out cellular organelle and remove all organic debris। देखो बेटा
इस सेल के अंदर जो हमारे, मैंने आपको पहले बताया कि जो सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, उसको ये क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि इसका कोई काम अब नहीं है, ये बेटा क्या है, ये हमारा डेड हो चुका है। अब देखो इस माइटोकॉन्ड्रिया को ये कैसे मारता है, देखो देख रहे हो आप, यहाँ पर बेटा इसने माइटोकॉन्ड्रिया को मारा, यहाँ पर इस वाले ने क्या किया, गोल्गी ऑपरेटर्स को मारा, यहाँ पर इसने क्या किया, गोल्गी ऑपरेटर्स को मारा। देख रहे हो बेटा, जो भी कोई वेस्ट है सॉलिड उसको क्या करता है, ये खत्म कर देता है। एक बार फिर से देखना, देखा देखा मेरा कमाल, देखा आपने। चलो बेटा, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस आपने अभी देखा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोलिसिस। सो दे आर कॉल्ड एज डेमोलिशन स्क्वाड। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड बोलते हैं। चलो अब बेटा हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, है ना। बहुत एनर्जी है इसके अंदर, बहुत पावरफुल सेल ऑर्गेनेली है बेटा। इट इज डबल मेम्ब्रेन, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और बेटा देखो ये आप देख पा रहे हो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये बेटा इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि ऐसे फोल्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा, फोल्ड हो चुकी है, और ये फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये देख पा रहे हो, है ना। ये वाला क्या है बेटा, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसलिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। वही मैंने बताया बेटा कि जो फोल्ड है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। दे क्रिएट अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग। देखो एक बात बताओ बेटा कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फोल्ड क्यों हो जाता है बेटा, वो आगे जाके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई फंक्शन होना है, कोई काम होने वाला है, और अगर वहां पर जगह कम पड़ जाती है, अगर किसी भी फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए, तो बेटा सरफेस एरिया को इंक्रीज कौन कर देता है, क्रिस्टी। मतलब कि जो उसका इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो चुका है, वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम है। डीएनए है इसलिए क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर लेगा, और बेटा राइबोसोम है जिसकी वजह से क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये अपने खुद की प्रोटीन्स क्या करते हैं, खुद की प्रोटीन्स बना लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब बेटा हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस रेस्पिरेशन से यहाँ पर एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। Therefore, mitochondria are called as power house of the cell. बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि भाई एनर्जी बन रहा है ना यहाँ पे। The body uses this energy to synthesize chemical compounds and to do mechanical works, movements of muscle। जैसे कि देखो बेटा हम कोई भी काम कर पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं कोई भी काम कर पा रही हूँ, या फिर कोई भी एक लिविंग बॉडी कोई काम कर पा रहा है, किसकी वजह से,
वो तो बेटा वो एनर्जी की वजह से। कोई काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और बेटा वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, वो एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसीलिए हमारे सेल का जो पावर हाउस है वो कौन है बेटा, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये देखो, ये भाई साहब ना मसल्स है ना, मसल्स जो मूव कर पा रहे हैं बेटा, ये किसकी वजह से, ये एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी बनी कहाँ, तो वो एनर्जी बनी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। कलरफुल वर्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। व्हाट इज द प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है, तो सबसे पहले देखो पी से प्लास्टिड और बेटा पी से प्लांट सेल। क्या है बेटा, प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, बेटा एनिमल सेल में नहीं होता। अगर एनिमल सेल में होता ना तो बेटा हम भी बहुत कलरफुल होते। मेरी आईज के कलर रेड होता है, स्किन का कलर ब्लू होता है, ठीक है बेटा। है मतलब हम भी बहुत अलग अलग रंग के, अलग अलग एकदम रंग बिरंगे दिखते हम भी, ठीक है। तो बेटा प्लास्टिड का काम क्या है, दे गिव कलर टू लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। बेटा एक प्लांट में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, आप इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर देखते हो ना, है ना। तो वो जो फूल है अलग अलग कलर के, बड़े सुंदर सुंदर से, वो किसकी वजह से, तो बेटा वो होते हैं हमारे प्लास्टिड की वजह से। प्लास्टिड ही है इसके पीछे जो एक फ्रूट को, एक फ्लावर को, एक वेजिटेबल को डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। जैसे कि बेटा, जैसे कि देखते हैं एक कोई फ्लावर है जो येलो है, कोई फ्लावर रेड है, कोई ब्लू है, कोई पिंक कलर का है, कोई बेटा मैजेंटा कलर के हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लावर है वो किसकी वजह से, वो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड की वजह से, ठीक है। चलो इनका काम क्या है, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और काम क्या है इनका, कलर देखा। देखो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है बेटा। अब इस फ्लावर का कलर किसकी वजह से है, प्लास्टिड की वजह से। ये देखो कितने सारे फ्रूट्स हैं, है ना, कितने सारे फ्रूट्स हैं, किसकी वजह से इनका कलर है बेटा, प्लास्टिड की वजह से। ये देखो हमारा कैरेट, कैरेट का कलर जो है वो किसकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर किसकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से। ओके देखो बेटा, ये एक प्लांट सेल है, ये क्या है, ये हमारा एक प्लांट सेल है। आप देख पा रहे हो ये क्या है, प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये है हमारे प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। तो बेटा जो हमारे प्लास्टिड हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। प्लास्टिड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो बेटा क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट इट प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स, इट प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स। क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। लेकिन बेटा ग्रीन को छोड़ के, ग्रीन कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट नहीं देता। बाकी इसके अलावा जितने भी कलर होते हैं वो सब किसकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से होते हैं। चलो लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो इट प्रोवाइड कलर ऑफ द फ्रूट्स, फ्लावर एंड लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स। बेटा इसके पास बहुत सारे अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं और ये उस पिगमेंट की वजह से कोई फ्लावर को, कोई फ्रूट को अलग अलग कलर दे पाता है। नेक्स्ट है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, मतलब इसके पास कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस या फिर व्हाइट कलर का होता है। एंड बेटा लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। अब ये ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है बेटा, एक ग्रीन पिगमेंट है। चलो अब हम देखेंगे बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का फंक्शन क्या है, एक बार जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प in the absorption of solar energy and convert into chemical energy in the form of food। बेटा देखो जो
डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टर थे हमारे, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट है, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है। बेटा इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है, तीनों के अलग अलग काम है। अगर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो वो तो आपने देख लिया कि ये क्या करता है, कलर देता है। लेकिन अगर बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो वो तो कलरलेस है, तो उसका काम क्या है, तो बेटा वो हमारे जो फूड का स्टोरेज होता है, फूड को स्टोर करता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एंड बेटा थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है, अभी मैंने बताया था कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। किसका एब्जॉर्प्शन करता है बेटा, सोलर एनर्जी का। किसका एब्जॉर्प्शन करता है, सोलर एनर्जी का, और इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस प्रोसेस से करता है बेटा, किस प्रोसेस से, तो ये करता है फोटोसिंथेसिस से। और बेटा इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड बनाते हैं, और फूड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर ऑफ द फ्लावर, आपने देख लिया क्लोरोप्लास्ट का ये काम हो गया। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फूड फॉर्मेशन। फिर बेटा क्रोमोप्लास्ट का कलर काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देना। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड लाइक स्टार्च। कहां पर स्टोर होता है बेटा, रूट्स में स्टोर होता है, लाइक ऑयल एंड प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। डिफरेंट डिफरेंट जो इसके फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या करता है, ये उनको अपने पास स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। मतलब कि एक प्लांट की जो बॉडी है, एक प्लांट का जो ऑर्गन है, अगर मान लो किसी जगह पे वो कलरलेस है, कोई भी एक स्पेसिफिक कलर वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट है। और ऐसा मोस्टली होता है रूट्स में। कहां पर होता है, रूट्स में। तो जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो रूट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट लीव्स में होता है, ठीक है। एंड बेटा ल्यूकोप्लास्ट जो है वो तो प्लांट में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, या फिर डिफरेंट वेजिटेबल्स में, सब जगह क्या होता है, हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। ओके, तो बेटा वी आर डन विद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल। हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, और ये चैप्टर आज हमारा होता है यहीं पर खत्म, फिनिश, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इस लेक्चर को आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाएगा इस हैप्पी और स्मार्टियन फैमिली से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।